हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आप लोग के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अब कम समय बच गया है। तो उसके लिए आप लोगों के बेस्ट तैयारी के लिए एक प्रोग्राम हम लाए हैं, जो कि आप लोग तो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो एक पेस योर सेल्फ, ठीक है, जो कि कम समय में 4-5 सेट रहेगा। सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करा देंगे। हर एक टॉपिक पर 4-4 5-5 क्वेश्चन रहेगा। उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, बनाइए, 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए। तो देखो, पेस योर सेल्फ के सेट 1 में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 1 से लेकर के 16 तक, ठीक है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो बच्चों लेट स्टार्ट करते हैं पेस योर सेल्फ का ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। तो हमें वो इंटरवल पता करना है जिस पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश एक्स यहां 3/10 मल्टीप्लाई में रहेगा, और x टू दी पावर 4 का 4x³ माइनस 4/5, और x क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 3x² का हो जाएगा 2x प्लस 36/5, और x का डिफरेंशिएशन 11 का हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब देखो f डैश एक्स इक्वल टू 2 से ये 2 बार टाइम्स में ये 5, तो 6/5x³ माइनस 12/5x² माइनस 6x प्लस 36/5। ठीक है बच्चों, यहां पे 6x के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 5, तो यहां हो जाएगा 6x³ माइनस 12x² माइनस 6×5 = 30x प्लस 36। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना होगा बच्चों। तो सबसे अच्छा तरीका है डिवीजन वाला कंसेप्ट। हम यहां x के जगह पर 1 रख करके देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं। तो ये 6 हो जाएगा माइनस 12 माइनस 30 36, तो 36 प्लस 6 42 माइनस 42 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं 6x³ माइनस 12x² माइनस 30x प्लस 36 में। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां 6x² तो 6x³ माइनस 6x² माइनस प्लस डिवीजन सबको आता है, ये कट गया, माइनस 6x² माइनस 30x। यहां पर माइनस 6x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6x² प्लस 6x। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, कैंसिल, तो माइनस 36x। ठीक है, अब प्लस 36। ठीक है, अब इसको जो है माइनस 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 36x प्लस 36 कैंसिल हो गया सब। ठीक है, ये जो है आपका कैंसिल हो गया। तो आपका फैक्टर ये मिला 6x² माइनस 6x माइनस 36, एक फैक्टर हो गया x माइनस 1। अच्छा, दूसरा फैक्टर हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो उसमें से 6 कॉमन ले लीजिए, 6 कॉमन लीजिएगा तो x² माइनस x माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो f डैश एक्स 6/5 x माइनस 1। अब इसको 6 को आगे कर दिए 6/5 को, और x² माइनस एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको हम लिख देते हैं -3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो f डैश x इक्वल टू 6/5 इंटू एक्स माइनस 1, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब जो है इसको हम 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू यहां से आएगा, x का वैल्यू आएगा 1 3 माइनस 2, x का वैल्यू आया 1 3 माइनस 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए ऊपर वाला इरेज करते हैं। ऊपर वाला वीडियो को रोक करके आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब देखो बस एक लाइन हम लोगों को इरेज करना है बच्चों, एक लाइन। चलिए देखिए, अब ये जो x का वैल्यू आया है, ये जो x का वैल्यू आया है, इसको हम लोग नंबर लाइन पर अरेंज कर देते हैं। ऐसे नंबर लाइन पर अरेंज कर दिए, पहले -2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 1, फिर 3, इधर हो गया इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, देखो 3 से बड़ा नंबर, यहां पर देखिए सारा x पॉजिटिव है, तो ये जो लास्ट वाला इंटरवल होगा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला। ठीक है, यहां देखिए x सारा पॉजिटिव है, या फिर आप 3 से बड़ा नंबर रख करके भी देख सकते हैं, जैसे 5, तो 5 माइनस 1 4 पॉजिटिव है, 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव है, 5 प्लस 2 7 पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और सब पर ऑड पावर है, इसका मतलब साइन चेंज करते चला जाएगा, यानी इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। हमको इंक्रीजिंग का क्लास इंटरवल पता करना है, तो जहां जहां पॉजिटिव आया है f डैश x, पॉजिटिव कहां कहां है, तो -2 से 1, -2 से 1, ठीक है, -2 से 1, और दूसरा है यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये इसका इंक्रीजिंग फंक्शन का क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्लास इंटरवल हो गया बच्चों। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 डाइस, ये अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को फेंका गया। इफ इट इज नोन दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, अगर ये पता है आपको कि जो उन डाइस पर नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 से छोटा है, 6 से कम है, then find the probability of getting a sum 3, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि सम जो है 3 होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले हम क्या करते हैं, ए एक इवेंट मान लिए, ए एक इवेंट दैट द सम इज लेस देन 6, इज लेस देन 6। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, सम लेस देन 6 में 1 1, देखो यहां 1 और 1 को ऐड करोगे 2 आएगा, 6 से कम है, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है 1 6, अच्छा 6 से कम तो 1 5 to 6 हो गया, ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा बच्चों। ठीक, अच्छा अब 2 वाले में चलिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 नहीं होगा क्योंकि 2 और 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से कम लाना है। अब 3 वाले में चलिए, 3 1 3 2, ठीक है, अच्छा 4 1 4 2 नहीं होगा, 5 1 भी नहीं होगा, ये हो गया आपका ए सेट में जो ए इवेंट माने हैं उसमें इतने सारे नंबर ऑर्डर पेयर आएंगे। अच्छा बी मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, चलिए बी इवेंट दैट
सम इज 3। ठीक है, तो सम 3 क्या क्या आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा। ठीक है, 1 2 और 2 1। चलो बच्चों, हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, देखो तो ए और बी में कॉमन क्या है, तो 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है और फिर 2 1 कॉमन है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3। सम 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, जो दिया हुआ है, दिया हुआ कौन है कि सम लेस देन 6, यानी ए नीचे आ जाएगा, बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ ए। ठीक है, तो ए और बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन है और ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2/10 यानी 1/5, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। हाँ, थर्ड कह रहा है कि tan इनवर्स cot x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। tan इनवर्स cot x का, तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, tan इनवर्स cot x को tan में बदल देते हैं, तो इसको लिखते हैं tan π/2 माइनस x। आपको पता है कि tan π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो ऐसा करने से ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, यानी आएगा हमारा π/2 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये किस टाइप का रिलेशन है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये किस टाइप का रिलेशन है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं बच्चों। a ग्रेटर देन इक्वल टू b के जगह पर आप a रखोगे तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो यहां पर इक्वल टू है यानी ये ट्रू है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव में पता है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में पता है a रिलेटेड b देन b रिलेटेड a, यानी a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ये देखते हैं क्या ये दोनों सही है, तो देखो तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन जब इसको पलटोगे बट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ट्रांजिटिव पता है a रिलेटेड b, b रिलेटेड c देन a रिलेटेड c, तो a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो हम लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये जो रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है और क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब ये बताना है कि सेट 1 2 3 पर ये किस टाइप का रिलेशन है। तो देखिए तो 1 1 2 2 3 3 ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सिमेट्रिक देखते हैं, यहां पर 2 3 है बट 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 3 2 इसमें
नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव 2 3 3 पर खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, तो 2 और 1 में रिलेशन यहां पर है, 2 1 में रिलेशन है, 2 1 में रिलेशन है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। A एक मैट्रिक्स है, m बाई n ऑर्डर का है। ठीक है, अच्छा B एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर नहीं पता है बच्चों, B एक मैट्रिक्स है ऐसा जिसका ऑर्डर नहीं पता है, लेकिन ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइंड, दोनों डिफाइंड है, दोनों का वैल्यू मिलता है, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए का वैल्यू मिलता है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी। तो चलो मान लेते हैं कि बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों, वो हम मान लेते हैं कि चलो P क्रॉस Q है। ठीक है, तो B ट्रांसपोज में ये चेंज हो जाएगा, Q क्रॉस P होगा। अब कह रहा है कि A इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, यानी Q क्रॉस P डिफाइंड है, तो ये मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइंड होता है जब पहले वाले का कॉलम और बाद वाले का रो इक्वल हो, यानी n का वैल्यू Q के इक्वल होगा, n का वैल्यू Q के इक्वल होगा। फिर अब आ जाइए बी ट्रांसपोज Q बाई P इंटू ए है हमारा m बाई n, तो यहां पर P का वैल्यू m के इक्वल होगा, P का वैल्यू m के इक्वल होगा, यानी Q का वैल्यू n हो गया और P का वैल्यू m हो गया। तो B का ऑर्डर जो हम लोग P क्रॉस Q लिए थे, तो B P के जगह पर m और Q के जगह पर n, तो B का ऑर्डर हो गया m बाई n, B का ऑर्डर हो गया बच्चों m बाई n। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू निकालना है सच दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो देखिए पैरेलल का कंसेप्ट है कि A क्रॉस B 0 होना चाहिए, या फिर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, यानी A1 बाई A2, सबसे अच्छा ये जल्दी बन जाएगा, B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो यहां पर A1 है 3 और यहां I का कॉफिशिएंट है 1, फिर J का है 2 और यहां J का कॉफिशिएंट है -2A, फिर यहां 9 है और यहां 3, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, 3 3 जा 9, यानी 3 इक्वल टू 1 अपॉन -A। ठीक है, तो A को इधर भेजोगे, यानी A का वैल्यू -1/3, ये इसका आंसर हो गया, A का वैल्यू -1/3। क्लियर है? पैरेलल जब रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो जो है प्रोपोर्शनल होगा, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट 0 करके भी आप दिखला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है अ लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, एक लाइन जो है पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i - 3j + 4k। ठीक है, एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री विथ x, y एंड z एक्सिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो बच्चों, लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, तो लाइन के इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन चाहिए, और नहीं तो 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है
इसका कोऑर्डिनेट में क्या लिखाएगा 2 -3 4। अब डायरेक्शन चाहिए तो उसके लिए एंगल दिया हुआ है, तो इसका हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हो जाएगा बच्चों cos 60 डिग्री, cos 120 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। अच्छा 120 180 माइनस 60 करोगे -1/2 और ये 1/√2। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। पॉइंट पता है तो इक्वेशन x माइनस x1 के जगह पर 2 अपॉन ये 1/2 x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। ठीक है बच्चों, तो y माइनस के जगह -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन -1/2 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 1/√2। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। आप यहां पर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है, तो एंगल दिया रहेगा तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। लाइन का इक्वेशन के लिए याद कर लीजिए 1 पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए, नहीं तो 2 पॉइंट चाहिए बच्चों। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासेज थ्रू, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। चलिए लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, एक पॉइंट और डायरेक्शन। डायरेक्शन पैरेलल के भी सेंस में रह सकता है, तो हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है r वेक्टर इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m वेक्टर। ठीक है, तो r वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट ये है 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लेमडा। अब m वेक्टर पैरेलल है किसके, तो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 3 -2। तो i इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख दो i प्लस 3j माइनस 2k, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। तो देखिए वेक्टर का डेफिनेशन होता है, वेक्टर का डेफिनेशन होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर, इस ए वेक्टर का 2i माइनस 3j प्लस 4k का हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। कैसे, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया √29। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो वेक्टर ए है हम लोग हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29। तो हमारे पास आ गया 2 अपॉन √29i माइनस 3 अपॉन √29j प्लस
4/√29k। ये हो गया यूनिट वेक्टर बच्चों। अब हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, तो इस तरह से 5 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जो होगा, वेक्टर 5 इंटू यू किसके डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर यानी ए कैप, 5 इंटू ए कैप। अब ए कैप का ये वाला वैल्यू जो है यहां रख देंगे। क्लियर है? यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। कह रहा है 3 balls are drawn from a bag containing 2 red and 5 black balls। एक बैग में 2 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। इफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। देखिए, 3 बॉल निकाला जाता है एक बैग में से, उस बैग में 2 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, यदि रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x डिनोट कर रहा है रेड बॉल को। अच्छा, रेड बॉल यहां कितना है? 2 रेड बॉल है, हम निकाल रहे हैं 3 बॉल, तो मैक्सिमम बच्चों, मैक्सिमम 2 ही रेड बॉल निकलेगा, एक जो है आपका ब्लैक बॉल निकल जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल ये जो x है, ये सिर्फ कंटेन कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स को, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? 3 बॉल निकाल रहे हैं, 2 रेड है, तो कितना रेड निकल सकता है? तो 2 रेड निकल सकता है, 1 रेड निकल सकता है और 0 रेड निकल सकता है। जब 0 रेड निकलेगा तो तीनों का तीनों ब्लैक बॉल निकल जाएगा। 1 रेड निकलेगा तो उस समय 2 ब्लैक मिलेगा, 2 रेड निकलेगा तो 1 ब्लैक। अच्छा, 3 रेड तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि इस बॉक्स में 2 ही रेड बॉल है। तो ये हो गया इसका आंसर। रैंडम वेरिएबल x जो है 2,1,0 210 वैल्यू को कंटेन करेगा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट a² प्लस a इंटू ए प्लस b इंटू आई इक्वल टू 0। तो पहले a² निकाल लेते हैं। देखिए, a², a है 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से, ये रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 11 हो गया। फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 1 को 3 से, 3 और 1 4, फिर 2 और 1 3, ये a² आ गया। अब a इंटू ए मैट्रिक्स, तो a इंटू 3 2 1 1। चलिए a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3a 2a a। चलो b इंटू आई मैट्रिक्स, आई पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। चलो बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे b 0 0 b। अब सब में यहां पर रख दीजिए। a² का वैल्यू है 11 8 4 3। अच्छा, a इंटू ए का वैल्यू है 3a 2a a। अच्छा, b इंटू आई का वैल्यू है b 0 0 b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स, तो 2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स लिख दीजिए। अब यहां से 11 देखो, 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। फिर 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0, 8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0,
8 प्लस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां से a निकाल लेंगे, फिर a का वैल्यू इसमें रख देंगे तो b आ जाएगा। ये तो आप लोग अपने से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 यूनिट। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड। मोड के अंदर डिटर्मिनेंट दे दीजिए। x वाला कोऑर्डिनेट 2 है, फिर 5 है k। अच्छा y वाला कोऑर्डिनेट -6 4 4 1 1 1। इसका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 35। तो ये जो 2 है 35 से मल्टीप्लाई करेगा 70। अच्छा ये जो मोड है बच्चों, मोड इधर हटाओगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस, तो प्लस का 2, ये रो ये कॉलम छिप गया तो 4, ये रो ये कॉलम छिप जाएगा तो 4 - 4 0 -6, फिर ये रो ये कॉलम छिप गया तो 5 - k प्लस 1, फिर ये रो ये कॉलम छिप गया तो 20, 5 4 जा 20 -4k। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 माइनस माइनस प्लस 30 -6k प्लस 20 -4k इक्वल टू प्लस -70। अब एक बार प्लस और माइनस रख करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोग खुद से निकाल सकते हो बच्चों, क्लियर है, यहां से निकाल सकते हो सब। आप देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई/4। अच्छा cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहां पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर साइन इनवर्स -x का होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलो बच्चों पाई/4 प्लस पाई, कॉस इनवर्स में 1/2 होता है, कॉस इनवर्स में 1/2 होता है पाई/3 का वैल्यू, माइनस साइन इनवर्स में 1/2 होता है पाई/6 का, पाई/6। चलो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि a और b का वैल्यू निकालना है जबकि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है बच्चों, तो कंटिन्यूअस है तो 1 पर लेफ्ट राइट और सेंट्रल इक्वल होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 1, इसमें लेफ्ट जाएगा, इसमें सेंट्रल यानी डायरेक्ट वैल्यू, और इसमें राइट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इक्वल होगा f ऑफ 1 के, और इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h के। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5a, इस x के जगह पर 1 माइनस h रख देंगे, x के जगह पर 1 माइनस h रख देंगे। ठीक है, x के जगह पर 1 माइनस h, ठीक है, -2b, फिर f ऑफ 1 तो 11 है बच्चों, इक्वल टू, अच्छा ये राइट हैंड लिमिट आ गया, तो राइट हैंड लिमिट इसमें गया 3a, और x के जगह पर रखेंगे 1 प्लस h प्लस b, तो अब h के जगह 0, तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, फिर यहां h के जगह 0, तो 3a प्लस b इक्वल टू 11, 3a ये 0 हो गया, तो 3a प्लस b इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कर लोगे 10th क्लास की तरह, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है अल्फा बीटा गामा विद द एंगल्स ऑफ लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का क्या वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड के साथ एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन इसका हो जाएगा बच्चों कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है, इन तीनों के स्क्वायर का सम, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, ये दम याद कर जाइएगा। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो 1 1 1 3 हो गया, 3 ये 1 इधर आएगा तो 2, और इन सब जो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा को राइट साइड भेज दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम हो गया 2, यानी इसका आंसर आएगा 2। क्लियर है बच्चों? तो आपका ऑब्जेक्टिव जो कि पहला सेक्शन में 1 नंबर में आता है 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, तब तक थैंक यू वेरी मच।